Assalamu alaikum. I'm Dr. Fahad Narveer and I'm an assistant professor working at the Department of Physical Therapy as a postgraduate program coordinator. Today the topic of our discussion is sitting posture. Let I start towards the ergonomics. It has three types: physical ergonomics, cognitive ergonomics and organizational ergonomics. फिजिकल ergonomics में ये चीज़ आ जाती है लाइक आपकी टेबल है, चेयर है, आपका ऑफिस फर्नीचर. अगर इफ इट्स नॉट कंफर्टेबल एनफ तो इवेंचुअली आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. अगर टेबल की हाइट ज़्यादा है, चेयर की हाइट कम है, तब भी अगर टेबल नीचे है और चेयर ऊपर है तब भी इवेंचुअली आपको ट्रबल जो है फेस करनी पड़ती है. तो आई वुड रिकमेंड कि जो आपके फिजिकल ergonomics हैं जिसमें आपकी इवन कि आपकी लाइटनिंग जो है ऑफिस की ये भी बहुत मैटर करती है. नॉट इवन द लाइटनिंग ऑफ द ऑफिसेज एज वेल एज ऑफ द लेक्चर थिएटर्स इट मैटर्स. ठीक है. फिर आ जाती है आपकी कॉग्निटिव ergonomics. कॉग्निटिव ergonomics में आपका वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी लाइक अगर आप अपना मैक्सिमम टाइम अपने ऑफिस आवर्स में दे रहे हैं और अपनी फैमिली लाइफ को टाइम नहीं देते तो इवेंचुअली आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है. तो ये फैक्टर है कि अपने कॉग्निटिव ergonomics जो है इसको सब वो अवॉइड किया जाए, लाइक इसको आप ओवरकम करें. ठीक है. फिर आ जाती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल ergonomics. इसमें ये चीज़ आ जाती है इफ़ यू हैव एन वर्क लोड इवेंचुअली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ergonomics जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. अच्छा, ergonomics जो है वो जैसे भी मैंने बात की थी, ergonomics में क्या क्या चीज़ आती हैं. नॉर्मली आपका डेस्क है, आपकी चेयर्स हैं, आपके स्पेस लेआउट है, आपकी लिफ्टिंग, आपकी सिटिंग, ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ठीक है. आप इसको कैसे चीज़ों को उठाते हैं, लोअर कैसे करते हैं, आप लिफ्ट कैसे करते हैं, वेंटिलेशन है, नॉइज़ है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, लाइटनिंग, एवरीथिंग जो है वो आपके फिजिकल ergonomics में आ जाती है. और फिजिकल से रिलेटेड आपके कॉग्निटिव ergonomics और इवेंचुअली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ergonomics पे इसका इम्पैक्ट आता है. फिर व्हाट इज द बेस्ट सिटिंग पोस्चर फॉर अ नॉर्मल इंडिविजुअल. वो पोजीशन बेटर बेस्ट पोजीशन है जिसमें हम जाके पिक्चर खिंचवाते हैं. आई डोंट थिंक सो. दैट इज द 90-90 पोजीशन. दैट इज नॉट अ बेस्ट सिटिंग पोस्चर. बेस्ट सिटिंग पोस्चर अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द बेस्ट सिटिंग पोस्चर. बट अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एंड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट सिटिंग पोस्चर है क्या. बेस्ट सिटिंग पोस्चर जो है वो बेस्ट पोजीशन है जिसमें आपकी बॉडी के जॉइंट्स फ्रॉम हेड टू टो जो हैं वो रिलैक्स्ड हैं. जब आपके जॉइंट्स रिलैक्स होंगे तो आपके जो मसल्स हैं, आपके टेंडन्स, आपके स्केलेटल सिस्टम है वो रिलैक्स होगा और इवेंचुअली जो आपको रिस्क ऑफ डेवलपिंग मस्कुलोस्केलेटल या ergonomic प्रॉब्लम है वो कम से कम फेस करनी पड़ेंगी. फिर आ जाती है आपकी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स इन द सिटिंग पोस्चर. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स का मतलब है कि आप जो कुछ यूज कर रहे हैं, लाइक वो टेबल है, चेयर है, वट एवर यू आर यूजिंग, इट मस्ट बी कस्टमाइज्ड इनफ. मैं इसकी कुछ एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ. एक पर्सन किसी का मांग के सूट पहन लेता है, कपड़े पहन लेता है, या किसी की मांग के चप्पल पहन लेता है, तो इवेंचुअली उसको डिस्ट्रेस आएगा, डिस्कम्फर्ट आएगा. इसी तरह आपका फर्नीचर है, इट मस्ट बी कस्टमाइज्ड इनफ. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक टेबल है, चेयर है, उसकी हाइट, उसकी चेयर की हाइट और पर्सन की हाइट मस्ट बी इक्वल एनफ अकॉर्डिंग टू द एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स. इट मस्ट बी कस्टमाइज्ड. अगर वो कस्टमाइज्ड होगी तो इवेंचुअली पर्सन्स को जो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं वो फेस नहीं करने पड़ेंगे. फिर हम देखते हैं जी बायोमैकेनिक्स ऑफ सिटिंग में क्या चीज़ आ जाती हैं कि जो आपके टोटल बॉडी वेट है इसका 2/3 जो वेट का पार्ट है वो आपकी सीट के ऊपर. क्योंकि अगर हम एक चेयर को देखें तो चेयर में एक सीट होती है, एक बैक रेस्ट होती है, एक आर्म रेस्ट होती है और एक फुट रेस्ट होता है नॉर्मली, जो कि हम यूज़ नहीं करते फुट रेस्ट, लेकिन होना चाहिए. तो आपकी जो प्लिंथ है या आपकी चेयर की जो पार्ट है, लाइक उसका जो 2/3 बॉडी वेट है वो आपकी सीट के ऊपर आ रहा होता है. जो बाकी 1/3 पार्ट है वो आपकी बैक रेस्ट पे, आर्म रेस्ट पे और फुट रेस्ट पे आता है. अब एक शख्स को अगर स्टूल पे बिठा दिया जाए तो स्टूल पे बैठने पे उसका 2/3 बॉडी वेट तो जस्टिफाइड है, 1/3 बॉडी वेट जस्टिफाइड नहीं है. जो 1/3 बॉडी वेट कहाँ जाएगा, उसकी स्पाइन पे जाएगा. अब स्पाइन पे जब जाएगा तो स्पाइन उसकी
लोडिंग में चली जाएगी, लोड हो जाएगी। स्पाइन इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, जितना आप इसके ऊपर लोड डालेंगे उतना स्प्रिंग कंप्रेस होता चला जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा। स्प्रिंग जब कंप्रेस होता है तो उसके दरम्यान में फ्राइड एग्स हैं जिसको हम नॉर्मली कहते हैं डिस्क्स, और वो डिस्क कंप्रेस करेगी तो उसके अंदर एक जॉक है न्यूक्लियस प्रोपोजस, वो बाहर को आएगा और वो आपके न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स को कॉम्प्रोमाइज करेगा। उसकी वजह से आपको रेडिकुलोपैथीज और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, जैसे हम स्पाइन को अनलोड करते हैं, उस स्प्रिंग को अनलोड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, वो भी पेन फ्री हो जाती है। जैसे कि मैं एक ट्यूटोरियल आपके साथ परफॉर्म करता हूँ कुछ इस तरीके से, अगर मैं मोबाइल फ़ोन को एक हाथ में प्लेस करता हूँ तो फ़ोन में अगर यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने दूसरे एक्सट्रीमिटी को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ टुवर्ड्स द सीलिंग, तो ये देखिए मैं इसको लेके नहीं जा पा रहा, यहाँ के रुक गया है। जैसे मैं फ़ोन को छोड़ता हूँ साइड पे तो ये मैं इसको इजीली ऊपर लेके जा सकता हूँ। अब मुझे बताएं मेरी प्रॉब्लम्स कहाँ चल रहे हैं। मेरे शोल्डर में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो मेरे सर्वाइकल स्पाइन पे है, तो मेरा सर्वाइकल स्पाइन इस टाइम कंप्रेस्ड है। सर्वाइकल स्पाइन की कंप्रेशन की वजह से उस मेरा पोस्चर जो नेक का है वो फॉरवर्ड हेड में चला गया। जब फॉरवर्ड हेड में गया तो उसकी वजह से मेरी जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो लिमिटाइज हो गए। तो अगर हम अपने स्पाइन को अनलोड कर लें तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज के प्रॉब्लम्स हैं वो सबसाइड कर जाते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि पेल्विस की पोजीशनिंग है। पेल्विस की पोजीशनिंग में फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन है और आपकी बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशंस हैं। अगर बैकवर्ड बेंडिंग पोजीशन है, फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में आपकी जो बैक है वो लॉर्डोटिक पोजीशन में चली जाती है। जब लॉर्डोसिस आपको नॉर्मली ओबेसिटी के अंदर या प्रेग्नेंट फीमेल्स में ज्यादा नजर आता है। फिर आप देख सकते हैं इस खातून को जो बैठी हुई है यहाँ पे, इन्होंने बैक रेस्ट यूज नहीं करी, नॉर्मली आगे होके बैठी हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे इनकी पेल्विक टिल्टिंग को। फिर एक और पोजीशनिंग है दैट इज बैकवर्ड रोटेशन, ठीक है, वो इवेंचुअली आपके अंदर काइफोसिस या कुब जो है वो डेवलप कर देती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे उन तमाम लोगों को जिनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हैं या इन केस वो प्रिवेंशन चाहते हैं तो वो स्विमिंग करें। बेस्ट एरोबिक एक्सरसाइज स्विमिंग, तो उससे आपकी जो स्पाइन है वो प्रॉब्लम से बच जाती है, प्रिवेंशन में प्रिवेंट करती है। और फिर इसी तरह जैसे अगर हम एक फिश को देखें तो फिश की जो फिन वो होती है, एक फिन कह लें वो, उसको अंदर वाले जो पार्ट है उसमें वो इट इज स्ट्रेट एंड अनफ, बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो फिश तो मूव करती है टू एंड फ्रो, लेकिन उसका जो अंदर वाला पार्ट है, उसकी जो बोन है, बैक बोन कह लें, वो स्ट्रेटन होती है। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन तमाम लोगों में जिनके अंदर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज आ रही हैं, टेढ़ापन आ रहा है, लाइक स्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, अगर आप चाहते हो उसको स्ट्रेटन करने के लिए तो आप स्विमिंग करें। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो स्पाइन है वो अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। फिर हम देख सकते हैं कि डिस्क के प्रेशर पे क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप देख सकते हैं डिस्क प्रेशर ऑल्सो changes dramatically when a person moves from a position from 110 डिग्री पे, अगर वो अपनी बैक रेस्ट को रिक्लाइन कर ले, जस्ट और कुछ नहीं करना, जस्ट बैक रेस्ट पे, बैक रेस्ट को उसने 90 पे तो हम नॉर्मली बैठते हैं, तो जस्ट उसको 20 डिग्री पीछे मजीद लेके जाना है, जिससे आपकी स्पाइन पे जो लोड है वो कम हो जाएगा। उतना ही लोड होगा जैसे एक पर्सन पे जो स्टैंडिंग में, देखें जो हमारे हाइपर मार्ट्स में लोग हैं, जॉब करते हैं, वो 12-12 घंटे खड़े काम कर रहे होते हैं, उनके पास तो चेयर्स भी नहीं, स्टूल्स भी नहीं, लेकिन वो टायर्ड नहीं होते। बट जब हमें किसी चेयर पे बिठाया जाता आधे घंटे के लिए तो हम एग्जॉस्ट कर जाते हैं। उसकी वजह क्या है, हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। तो मेरी अर्ज है कि आप लोग क्या करें, जिस चेयर पे भी आप बैठे हैं उसकी बैक रेस्ट को पीछे की तरफ 110 डिग्री डिक्लाइन करें। इवन कार्स के अंदर, गाड़ियों में भी आप बैठे हैं तो अपनी जो सीट्स हैं उसको एडजस्ट करने के बाद उसको 110 डिग्री रिक्लाइन करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपका जो घंटे का सफर है, आधे घंटे का सफर है, वो इजी हो जाएगा, आपको कोई किसी भी किस्म की एक्सर्शन वगैरह फील नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक फैक्टर है तो जिसकी वजह से अपन डिस्क पे जो प्रेशर्स हैं उनको सबसाइड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे 80 डिग्री, 90 डिग्री, 10 और 110 डिग्रीज को डिफाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि 80 डिग्री पे जो आपकी स्पाइन पे कंप्रेशन कितनी है, मैंने बताया शुरू में कि स्पाइन इज नथिंग बट अ स्प्रिंग। जितना ज्यादा इसके ऊपर लोड डालेंगे उतना ये इसमें
प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइक डिस्क के प्रेशर्स बढ़ेगा और पेन्स डेवलप होंगी आपके अंदर, ठीक है। 80 डिग्री में स्पाइन इज फुल्ली लोडेड, 90 डिग्री पे स्पाइन कदरे बेहतर हुआ। फिर आप देख सकते हैं 100 डिग्री पे आपका स्पाइन मजीद अनलोड हो गया, 110 डिग्री पे आपका स्पाइन वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे एक आम बंदा जो 12 घंटे स्टैंडिंग पोजीशन पे काम करता है। तो आई वुड रिकमेंड कि 110 डिग्री पे आप अपने बैक रेस्ट को रिक्लाइन करें। फिर ये डिफरेंट पोजीशंस हैं, कैसे एवोल्यूशन डेवलप हुई ये देख सकते हैं यहाँ पे। सिटिंग पोस्चर जो है बेस्ट क्या है, व्हाट इज अ न्यूट्रल सिटिंग पोजीशन, ठीक है, जिसमें मैंने शुरू में बताया था कि वो पोजीशन जिसमें आपके हेड टू टोज जो जॉइंट्स हैं वो रिलैक्स्ड हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्लाउट सिटिंग पोस्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिलैक्स्ड, जिसमें आपके जॉइंट्स रिलैक्स हैं, इवेंचुअली आपके मसल्स, आपके जो मस्कुलोस्केलेटल जितने भी लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो रिलैक्स होंगे। ये देख सकते हैं कि मेरे पेशेंट हैं, उनकी मैंने एक मुझे देख के आप बता सकते हैं कि इसमें बैड पोस्चर कौन सा और गुड पोस्चर कौन सा है। ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे पर्सन जिसका फॉरवर्ड हेड है, हम लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं इट्स अ बैड पोस्चर, और राइट साइड पे हमारा गुड पोस्चर है। ये कैसे डिफाइन कर रहा है? नेक की पोजीशनिंग की वजह से, शोल्डर की पोजीशनिंग की वजह से। आप देखें कि शोल्डर जो है वो राउंडेड है, नेक की पोजीशन फॉरवर्ड है, तो इवेंचुअली इनको स्पाइनल प्रॉब्लम्स एज सुन एज पॉसिबल जिंदगी में फेस करनी पड़ेंगी, जिनमें इनको स्पाइनल पैथोलॉजीज हैं, नेक के प्रॉब्लम्स हैं, स्पॉन्डाइलोसिस है, स्पॉन्डल लाइटस हैं, और बहुत सारे जो स्पाइन से रिलेटेड पैथोलॉजीज हैं उनको फेस करनी पड़ सकती हैं सूनर लेटर। अच्छा, ये बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं गुड सिटिंग पोजीशंस के? अगर हम अपने ऑफिस के अंदर, अपने लेक्चर थिएटर्स के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उनके लिए ये है कि अगर पोजीशनिंग हमारी अच्छी होगी तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारी ब्रीथिंग अच्छी होगी, हमारे जॉइंट्स हेल्दियर हैं, हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होगी, हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, और इवेंचुअली हमारे टेंशन रिड्यूस होगी और मसल टोन बेहतर होगी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करूँ, वो ये चीज़ के हमारे पास नॉर्मली फीमेल्स आती हैं क्लिनिक पर प्रेजेंट करती हैं जिनको गर्ड्स के इशू आते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर्स। अब उनको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट लिख के देते हैं कि आप सिरप यूज़ करें, गैविस्कोन एडवांस है, लाइक ओमेप्राजोल यूज़ करें, राइजिक टैबलेट्स यूज़ करें, पीपीआईज। तो उनको ऐसे ज़रूरत नहीं है। द थिंग इज ऑल अबाउट उनका जो T1 T2 फेसिक जॉइंट्स हैं वो लॉक होते हैं, तो वो फिजियोस के पास आके कायरो सर्विसेज ले सकते हैं, मैनिपुलेशंस करवा लें, जिससे उनकी ये डाइजेशन के प्रॉब्लम जो है सबसाइड कर जाएं। उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही होती है, वजह क्या बन रही होती है, इसकी एक ही टियोलॉजी बनती है, उनका बैड सिटिंग पोस्चर, ठीक है। ये देख सकते हैं इस पर्सन को, ये फॉरवर्ड पोजीशन में बैठा हुआ है। द थिंग इज ऑल अबाउट, इसके पास फुट रेस्ट तो मौजूद नहीं है, तो उसने अपनी जो लेग्स हैं उनको बेंड कर लिया और वो 80 डिग्री में पोजीशनिंग में बैठा है। मैंने आप शुरू में बताया था कि 80 डिग्री पोजीशन में जो आपकी स्पाइन है वो लोडेड होगी। फिर यहाँ देख सकते हैं ये खातून बैठी हुई हैं और वो स्टूल पे बैठी हुई हैं, और वो कब तक बैठेंगी इस पोजीशन में, वो एग्जॉस्ट कर जाएंगी। ये देख सकते हैं ये पोजीशन है जहाँ पे एक पर्सन बैठे हैं और रिक्लाइन पोजीशन में है, तो इवेंचुअली उनको प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बट इट्स अ कंफर्टेबल पोजीशन। ये उसी तरह ही जैसे डेंटल सेटअप्स में होता है, डेंटल यूनिट्स के अंदर होती है नॉर्मली। ये देख सकते हैं यहाँ पे बैड सिटिंग पोस्चर का क्या हमें नुकसान फेस करने पड़ सकते हैं। वो ये कि मसल शॉर्टनिंग हो सकती है, इसमें आपके प्रेशर सोर्स बन सकते हैं, पेन्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ बैलेंस है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं, और आपका जो अपराइट पोस्चर है उसको रखने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट चेयर्स एर्गोनॉमिकली, कौन सी बेस्ट चेयर्स हैं, ये सब जानना चाहता है। कुछ डायनेमिक डिज़ाइन होते हैं, कुछ फिक्स चेयर्स होते हैं, कुछ कम्बिनेशन ऑफ चेयर्स होती हैं। मैं यहाँ पे शेयर कर सकता हूँ आपके साथ एक पिक्चर है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे हेड रेस्ट भी है इस चेयर में, बैक रेस्ट भी है, और लंबर रेस्ट भी है, आर्म रेस्ट, और इट्स अ मूवेबल चेयर। आई वुड रिकमेंड कि ऑफिस के अंदर जो हमारे वर्कर्स हैं, लाइक हमारा जो ऑफिसर स्टाफ है, उसको ये रिकमेंड की जाए। फिर है कि इसमें आपकी नेक भी सपोर्ट में आ जाती है, आपकी बैक भी है, उसमें एक जाली से लगी हुई, और आप ये देख सकते हैं। वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर और ऐड करना चाहूँगा कि हम में से काफ़ी लोग हैं जो मोल्टी का जो बैक रेस्ट है वो बाय करते हैं, और वो कहाँ से बाय करते हैं, उनको कोई डॉक्टर रिकमेंड नहीं करता। ये लोग जाते हैं किसी भी प्रोमोस, लाइक हमारे हाइपर मार्ट्स में जो प्रोमोस लगे होते हैं, वहाँ से बाय करके ले आते हैं।
अब उनको समझ नहीं आती हमने इसको लगाना कहाँ है, वो गाड़ी की किसी पोजीशन पे, गाड़ी की किसी सीट पे लगा देते हैं या अपने ऑफिस की किसी चेयर पे लगा देते हैं। जब ऑफिस की शुरू में चेयर में लगाते हैं तो उसको बड़ी सेंटर में लगा के रखेंगे, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम उस नेग्लेक्टेड होती चली जाती हैं चीज़ें, तो कभी वो राइट साइड पे जाएगी या लेफ्ट साइड पे जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक रेस्ट यूज़ कर रहा हूँ और वो बिल्कुल सेंटर पे लगी हुई है यहाँ पे, तो मैं बिल्कुल सीधी पोजीशन में बैठा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो मेरी बैक रेस्ट कुछ इस तरह से यहाँ पीछे की तरफ चली जाती है, तो मैं तो आई एम इन हरी और मैं तो डेली हरी पोजीशन हरी में हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा अपनी चेयर पे आके बैठूंगा और मैं कुछ इस तरह से बैठ जाऊँगा। अब होगा क्या कि मेरी एक शोल्डर ऊपर चला जाएगा और दूसरा शोल्डर मेरा नीचे चला जाएगा और मेरी ये गर्दन यूं चली जाएगी उसको कंपनसेट करने के चक्कर में। तो इवेंचुअली मुझे पेन्स तो नहीं आ रही, बट मेरे अंदर मेरी जो स्पाइन है वो टेढ़ेपन का शिकार होने जा रही है। दैट इज नॉन एज स्कोलियोसिस। और स्कोलियोसिस की वजह से मुझे जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी वो स्टेप बाय स्टेप मेरे अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक चेयर है, उसके अंदर स्टैग्नेंट लंबर सपोर्ट दी हुई है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकती, तो इट इज अ पॉजिटिव पार्ट। फिर ये ऑफिस चेयर्स हैं, मैं रिकमेंड करूंगा जितने भी आप ऑफिस चेयर यूज करें उसमें आर्म रेस्ट लाजमी होना चाहिए, बगैर आर्म रेस्ट के नहीं हो। अगर मैंने शुरू में बताया कि जो सीट है, सीट के अलावा बैक रेस्ट, आर्म रेस्ट और फुट रेस्ट होना भी लाजमी जरूरी है। अच्छा, फुट रेस्ट की मैं बात करूं यहाँ पे, तो फुट रेस्ट हम में से कितने लोग हैं जो फुट रेस्ट यूज करते हैं? बहुत नेग्लिजिबल लोग हैं जो फुट रेस्ट यूज करते हो। तो फुट रेस्ट का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है कि आपके जो फुट हैं, क्योंकि वो इंक्लाइंड पोजीशन में होती है, तो आपके पाँव जब उसके ऊपर आते हैं तो वो कुछ इस पोजीशन में चले जाता है, डॉर्सिफ्लेक्स पोजीशन में चले जाते हैं। उसका ये बेनिफिट होता है कि जो आपके काफ के पट्टे हैं, आपके सोलियस है, काफ है, सोलियस दैट इज आल्सो नोन एज सूडो हार्ट, वो फिर काम करना शुरू करता है, तो आपके जो ब्लड नीचे पूल करके चला गया तो वो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ उसको भेजता है, आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग जो हैं वो फुट रेस्ट का इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर यहाँ पे डिफरेंट चेयर्स के डिजाइन दिखाए हुए हैं। फिर वर्क स्टेशन कंसंट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम आपसे डिस्कस कर लगता है। ऑकवर्ड पोस्चर्स हैं, स्टैटिक पोजीशंस हैं, फोर्सफुल एक्सर्शंस, रेपिटेशंस और कॉन्टैक्ट स्ट्रेसेस। अच्छा जी, स्टैटिक एंड ऑकवर्ड पोस्चर जो है वो इवेंचुअली लीड करेगा, आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी, आपकी सर्कुलेशन जो है इम्पीड करेगा और इवेंचुअली आपका स्ट्रेस और फटीग की तरफ आप जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर के वर्क स्टेशन एर्गोनॉमिक्स में ये तमाम चीज़ें हैं जो शुरू में मैंने आपसे डिस्कस की थी। दिस इज द आइडियल सिटिंग पोजीशन, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर। फिर है जी यहाँ पे एक रेड पोजीशन है और एक ग्रीन पोजीशन है कि लैपटॉप की या कीबोर्ड की पोजीशनिंग कितनी मैटर करती है कि जैसे उसने कीबोर्ड को अपने लैप पर रखा है तो वो ग्रीन हो गया सिग्नल, जैसे उसने अपने कीबोर्ड को अपवर्ड रखा है तो वो रेड हो गया। व्हाट डज इट मीन्स? रेड पोजीशनिंग का मतलब है उसको रिस्ट में भी पेन्स आने शुरू हो गई हैं, उसको एल्बोस में भी पेन्स आना शुरू हो गए हैं। इसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पर्सन है जो अपने यूज कर रही है लैपटॉप, अपने सिस्टम को यूज कर रही है और उसकी जो माउस की पोजीशनिंग है वो इतनी डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर रही है कि उसको नेक की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, एर्गोनॉमिक कंट्रोल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो हैं इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं आपकी? एम्प्लॉय रोटेशन है, जॉब टास्क एनलार्जमेंट है, एडजस्टेबल ऑफ वर्क प्लेस है, रीडिजाइन ऑफ वर्क मेथड्स, अल्टरनेटिव टास्क है और ब्रेक्स होना बहुत ज़रूरी है। आप बाउट्स लें, अगर ब्रेक्स नहीं ले रहे ऑब्वियसली आपके अंदर एक बंदा आके बैठता है कॉल सेंटर में सुबह से आके, या ऑफिस में आके बैठता है, सुबह 8 बजे आता है 4 बजे उठ के चला जाता है, मूवमेंट ही नहीं करता, सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने जाता है 15 मिनट के लिए पूरे 8 घंटे में 2 टाइम्स, तो वो सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। ये है कि वो घंटे में एटलीस्ट बाउट्स ले, ब्रेक्स ले, ठीक है। फिर कुछ ऑफिस एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बल्कि आपके साथ परफॉर्म करूंगा इन द फॉर्म ऑफ ट्यूटोरियल। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। शेक योर हैंड फर्स्ट लाइक दिस, आपने इसको 10 टाइम्स करें। ये करने के बाद आपने अपने रिस्ट को स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह से 10 सेकेंड होल्ड के साथ ऑपोजिट साइड पे। इसी तरह अपने कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जाके फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर आपने एक स्ट्रेच देना है, दैट इज द शोल्डर आर्म स्ट्रेच। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है इसको,
फिर ऑपोजिट साइड पे। फिर आपने करनी है शोल्डर की श्रगिंग्स, शोल्डर को कानों की तरफ लेके जाना है, या आपने 10 टाइम्स करना है। फिर आ जाता है एग्जैक्टिव स्ट्रेच, कुछ इस तरीके से इसको पीछे की तरफ लेके जाएं और 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। फिर आ जाता है आपका अपर बैक स्ट्रेच, वो कुछ इस तरीके से जैसे आप अंगड़ाई लेते हैं सामने ले जाके, बिल्कुल ये होना चाहिए आपके स्टर्नम के लेवल पे, ना ऊपर ना नीचे। ये भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर आ जाती है आपके नेक स्ट्रेचेस, उसके लिए करना यूं है कि आपने एक बाजू को पीछे, गर्दन को यूं और इसको यहाँ पे लाके स्ट्रेच करना है। इसको भी आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसी तरह आपने कॉन्ट्रालैटरल साइड पे इसको आपने स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है। यू विल फील लाइक कि आपको कि जो स्पाइन है वो अनलोड हो जाएगी। जब स्पाइन अनलोड हो जाएगी इन एक्सरसाइजेस तो आपकी एक्सट्रीमिटीज की जो पेन्स हैं वो भी इंशाल्लाह सबसाइड कर जाएंगी। और these are the references and thank you very much. Assalamu alaikum.